रूस के 3 दिन के दौरे पर रवाना हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी पर सोवियत विजय की 75वीं वर्षगांठ पर मॉस्को में आयोजित भव्य सैन्य परेड में हिस्सा लेंगे रक्षा मंत्री। दोनों देशों में रक्षा और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत होने पर होगी बातचीत। एलएसी पर चीन की सेना के किसी भी प्रकार के आक्रामक रवैये से निपटने के लिए सशस्त्र बलों को दी गई खुली छूट। चुशुल मोल्जो में भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत जारी। जस्टिस बोबड़े की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की पीठ करेगी जगन्नाथ रथ यात्रा मामले की सुनवाई। कोरोना संकट में सार्वजनिक भागीदारी के बिना यात्रा निकालने के पक्ष में सरकार। दिल्ली में कोरोना संकट से निपटने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने की उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक। 3000 नए केस आने के बाद दिल्ली में 60,000 के करीब पहुंचे संक्रमण के कुल मामले। भारत में कोरोना से रिकवरी की दर बढ़कर हुई 55.77%। अब तक 2,37,195 मरीजों ने दी कोरोना को मात। देश में अब तक 1,74,387 सक्रिय मामले। संक्रमण से देश में अब तक 13,699 लोगों की मौत। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक दिन में दुनिया भर में कोरोना के सर्वाधिक 1,83,000 नए मरीज आए सामने। संक्रमितों की संख्या 89,52,000 के पार। 4,68,000 से ज्यादा लोगों की मौत। सबसे अधिक प्रभावित अमेरिका में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 22,79,000 से ऊपर। वहीं ब्राजील में 50,000 के पार पहुंचा मौत का आंकड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आइए अब नजर डालते हैं इन सभी खबरों पर एक बार विस्तार के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रूस की 3 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए, जहां वो दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी पर सोवियत विजय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक भव्य सैन्य परेड में भाग लेंगे। ये सैन्य परेड मॉस्को में आयोजित होगी। 24 जून को मॉस्को में ये परेड आयोजित की जाएगी और रूस रवाना होने से पहले रक्षा मंत्री ने एक ट्वीट किया और अपनी यात्रा की जानकारी दी और उम्मीद जताई कि उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच रक्षा और रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के तरीकों पर बातचीत करने का अवसर मिलेगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे मॉस्को में 75वें विजय दिवस परेड में शामिल होंगे। वहीं भारत और चीन के बीच आज चुशुल मोल्जो में कोर कमांडर स्तर की बातचीत हो रही है। आज सुबह 11:30 बजे से ये बैठक शुरू हुई है। ये पहली बार है जब कोर कमांडर स्तर की वार्ता एलएसी में चुशुल मोल्जो सीमा पर हो रही है। इससे पहले रक्षा मंत्री ने कल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुखों के साथ लद्दाख में हालात पर विस्तृत चर्चा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की और सशस्त्र बलों को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की सेना के किसी भी प्रकार के आक्रामक रवैये से निपटने के लिए पूरी छूट दी। सीमा विवाद के मद्देनजर सुरक्षा बलों को पूर्वी लद्दाख और अन्य सेक्टर में चीन के किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार रहने के लिए कहा गया। रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन के साथ लगती सीमा की रक्षा के लिए भारत अब से अलग सामरिक तरीके अपनाएगा। उन्होंने शीर्ष सैन्य अधिकारियों को जमीनी, सीमा, हवाई क्षेत्र और रणनीतिक समुद्री मार्गों में चीन की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। इस बीच वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने कहा कि नियंत्रण रेखा पर किसी भी चीनी चुनौती से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों को देखते हुए ही वायुसेना ने लद्दाख क्षेत्र में हवाई गश्त को बढ़ा दिया है। और इसी पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सुधीर यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, हम जानते हैं कि इस वक्त कोर कमांडर स्तर की बातचीत चल रही है और जिस तरह से साफ तौर पर रक्षा मंत्री ने भी ये कह दिया है कि अब भारत
अलग सामरिक तरीके अपनाएगा इस विवाद से निपटने के लिए, और खास तौर पर जमीन, सीमा, हवाई और जो तमाम रणनीतिक समुद्री मार्ग हैं उन पर चीनी गतिविधियों को लेकर कड़ी नजर रखी जाएगी। बिल्कुल आंचल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 15 तारीख को जो वायलेंस फेस ऑफ हुआ था उसके बाद से ये कोर कमांडर स्तर की पहली वार्ता, इससे पहले 6 जून को भी वार्ता हुई थी जिसमें जो एक रोड मैप तैयार हुआ था। बाद में चाइनीज साइड से उसका उल्लंघन किया गया और उसके चलते एक वायलेंट फेस ऑफ हुआ जिसमें कई हमारे जो 20 बहादुर जवान हैं उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उसके बाद की अगर हम बात करें तो कई स्तरों पर बातचीत हुई थी, लेकिन अब आज जो LAC पर जो तनाव है उसको कैसे कम किया जाए उसके लिए जो कोर कमांडर लेवल की स्तर की वार्ता हो रही है। बिल्कुल जैसा कि आंचल आपने कहा, सरकार की तरफ से पूरा स्पष्ट दिशा निर्देश जो है वो क्या कहते हैं सेना को जा चुका है। जो ट्राई सर्विसेज हैं उनको पूरी तरह से दिया गया है कि आप अपने असर तो चीजों को पूरी तरह से तैयार रखें। हालांकि आंचल एक बात यहाँ ये कहना भी जरूरी है कि सरकार ने बहुत साफ तौर पर ये क्लियर कर दिया है कि हम युद्ध नहीं चाहते, हम शांति से इसका हल चाहते हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से भी और सरकार के जो टॉप लेवल के जो सोर्सेज हैं उनकी तरफ से ये चीजें साफ तौर पर निकल कर आई हैं। लेकिन ये साफ तौर पर भारत ने ये भी क्लियर किया है कि हम अपना जमीन का 1 इंच हिस्सा भी नहीं छोड़ेंगे और इसीलिए जो तीनों सेनाएं हैं उनसे बिल्कुल कहा गया है कि आप पूरी तरह से तैयार रहें, बिल्कुल चौकसी बरतें, अपनी जो सारे रक्षा साजो सामान है उनकी तैयारियों को चेक करें, चीजें बिल्कुल लगातार साफ तौर पर तैयार रखें। तो बिल्कुल साफ तौर पर आज ये क्लियर है सरकार की तरफ से कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन हम पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। बिल्कुल हम शांति चाहते हैं, इसका जिक्र जिस तरह से आप कर रहे हैं, लेकिन ये बात भी सामने आई है सुधीर, जिस तरह से एयर चीफ मार्शल ने भी कहा कि किसी भी चुनौती से निपटने के लिए वायुसेना पूरी तरह से तैयार है और इसी चुनौतियों को देखते हुए जो लद्दाख का क्षेत्र है वहां पर हवाई गश्त भी बढ़ा दी गई है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके का तनाव का माहौल LAC पर बना हुआ है उसके मद्देनजर जाहिर तौर पर जो हमारे एजेंट्स हैं और जो हमारे जो ट्रूप्स हैं उनसे साफ तौर पर कहा गया है कि ज्यादा सावधानी बरते और उसी के चलते जो गश्त है उसको बढ़ाया गया है। बिल्कुल आंचल, लेकिन जो जमीनी तैयारियों की बात करें, आज रक्षा मंत्री ने रूस जाने से पहले जो LAC पर जो तैयारियां हैं, जो सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग ली CDS और तीनों सर्विसेज चीफ के साथ, तो लगातार सरकार की जो नजर है वो पूरी स्थिति पर है, हालात पर पूरी तरह से नजर रखे हुए है और सरकार ने जो ऑप्शंस है वो सभी खुले हुए रखे हैं। लेकिन मैं बिल्कुल एक बात फिर साफ तौर पर कहना चाहूंगा आंचल कि सरकार के जो टॉप लेवल के सोर्सेज हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि शांति हम चाहते हैं, लेकिन हम अपनी स्थिति जो हमारी LAC पे भारत का जो परसेप्शन है, भारत की जो स्थिति है, भारत जिसे अपनी जमीन मानता है उससे बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। आजल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए सुधीर। और अगली खबर जिस पर हम अब जिक्र करने वाले हैं वो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है, जहां पर भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं। शुक्रिया सुधीर इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट से खबर सामने आ रही है। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं SA बोबडे की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ पूरी जगन्नाथ मंदिर रथ यात्रा मामले की सुनवाई करेगी। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के सामने वार्षिक रथ यात्रा मामले का जिक्र किया और कहा कि कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए इसे सार्वजनिक भागीदारी के बिना आयोजित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट 18 जून के अपने पहले के आदेश को संशोधित करने की मांग करने वाली 4 याचिकाओं पर आज सुनवाई कर रही है। इस बीच ओडिशा सरकार ने कल कहा था कि वो श्रद्धालुओं के इकट्ठा हुए बगैर जगन्नाथ रथ यात्रा निकालने के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव के अनुरोध पर कानूनी रूप से अनुकूल कदम उठाएगी। और इसी पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता विकास सारथी। विकास, पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर क्या कुछ हुआ कोर्ट में आज? हाँ बिल्कुल आंचल, यहाँ पर आज सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर इस मामले को सुनेगा और पुनर्विचार करेगा कि क्या किन्हीं शर्तों के साथ 23 जून को यानी कि जो कल होने वाली यात्रा है उसको अनुमति दी जा सकती है। क्योंकि इससे पहले 18 जून को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, फैल रहे हैं, ऐसी महामारी की दशा में
इस आयोजन को इस साल अनुमति नहीं दी जा सकती। हालांकि कोर्ट ने कहा कि वो ऐसा करना नहीं चाहते, लेकिन और कोई विकल्प उन्हें दिख नहीं रहा है। अब यहाँ पर इसके बाद कई याचिकाएं आई हैं सुप्रीम कोर्ट में, और ये कहा गया उन याचिकाओं में कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो एक मध्य मार्ग निकाल सकता है, बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, जिसमें शर्तों के साथ रथ यात्रा को अनुमति दे दी जाए। इसमें कई तरह की शर्तें तय की जा सकती हैं। मसलन जो आम लोग हैं, जो सामान्य लोग जो आमतौर पर हर साल रथ यात्रा में शामिल होते थे, वो लोग शामिल ना हो। केवल मंदिर से जुड़े जो लोग हैं, पुजारी हैं, ऐसे लोग रथ यात्रा का में हिस्सा लें, और इनमें भी ऐसे लोगों को अनुमति दी जाए जिनके कोविड-19 टेस्ट नेगेटिव आ चुके हैं या नेगेटिव टेस्ट आते हैं जब कराया जाता है, तो इन लोगों को अनुमति दे दी जाए। तो सीमित लोगों के साथ रथ यात्रा को अनुमति दे दी जाए। यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल भी पेश हुए और उन्होंने ही सबसे पहले कल यहाँ सुबह आज ये मांग की थी जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच के सामने कि इस मामले पर कोर्ट पुनर्विचार करे, क्योंकि उस वक्त जस्टिस अरुण मिश्रा की जो बेंच थी वो 2 जजों की बेंच थी, और ये आदेश जब 18 जून को दिया गया था तो 3 जज इसमें थे, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रमुख थे उस बेंच के। तो दोबारा फिर ये मामला चीफ जस्टिस अब सुनेंगे, उनकी अगुवाई में वही 3 जजेस की जो बेंच है वो सुनवाई करेगी, और जिन विकल्पों पर याचिकाकर्ता गौर करने के लिए कह रहे हैं उन पर ये बेंच गौर करके उपयुक्त आदेश पारित करेगी। लेकिन विकास, जिस तरह से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये कहा कि ये कई सालों से चली आ रही रस्म है, इसे बाधित नहीं किया जा सकता, वहीं उड़ीसा सरकार ने भी ये कहा कि जन भागीदारी के बगैर इस तरह की रथ यात्रा आयोजित नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर चुनौती दोहरी हो जाती है क्योंकि कोविड-19 की महामारी से पूरा देश लड़ रहा है। बिल्कुल आंचल, यहाँ पर जो सॉलिसिटर जनरल की दलील ये है कि सदियों पुरानी परंपरा है, कोई हाल की परंपरा नहीं है, इसीलिए कोर्ट इसको शर्तों के साथ अनुमति दे दे, और शर्तें काफी सख्त रखी जा सकती हैं। मसलन ये एक डे कर्फ्यू इम्पोज कर दिया जाए वहां पर, ये भी एक विकल्प बताया गया कि आप उस दिन कर्फ्यू लगा दें बाकी लोगों के लिए, और केवल यही एक आयोजन हो जिसकी अनुमति होगी, और इसमें वही लोग शामिल हों जो मंदिर से जुड़े हुए हैं और जिनके कोविड टेस्ट नेगेटिव आ चुके हैं। तो इन विकल्पों के साथ रथ यात्रा को अनुमति दी जा सकती है, ये केंद्र ने सुझाया है। उड़ीसा सरकार ने पिछली बार कोर्ट के आदेश से सहमति जताई थी, लेकिन इस बार उन्होंने भी अपने रुख में बदलाव किया है और उन्होंने ये कहा है कि जो बात सशर्त अनुमति दिए जाने की कही जा रही है, उस पर गौर सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए, और ये संभव है कि शर्तों के साथ इस साल भी रथ यात्रा की अनुमति दे दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और आइए अब रुख करते हैं अगली खबर का। भारत के खिलाफ अपनी नापाक गतिविधियों को जारी रखते हुए पाकिस्तानी सैनिकों ने फिर से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, जिसमें सेना के एक जवान दीपक कार्की शहीद हो गए। डीडी न्यूज को दी गई जानकारी के अनुसार तड़के करीब 3:30 और 5:30 बजे पुंछ और राजौरी के सीमावर्ती जिलों में भारत की अग्रिम चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए गोलीबारी का सहारा लिया गया, जिसका भारतीय सेना ने बहादुरी के साथ जवाब दिया है। और वहीं खबर दक्षिण कश्मीर से, जहां के अनंतनाग के वेरीनाग कापरान वन क्षेत्र में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने इलाके में 2 से 3 आतंकवादियों को घेर रखा है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के जवानों ने पूरी तरह से इलाके की घेराबंदी की हुई है। खबर मिजोरम से, जहां आज सुबह एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र मिजोरम के चंपई में बताया गया। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.3 मापी गई, जो सुबह 4:10 पर महसूस किए गए। हालांकि किसी तरह के कोई जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां मुख्यमंत्री से बात की है। पीएम ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी और कहा कि उन्होंने मिजोरम के मुख्यमंत्री जोराम थांगा से बात की और हालात की जानकारी ली, साथ ही केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राज्य के मुख्यमंत्री जोराम थांगा से फोन पर बात की। गृह मंत्री ने भूकंप के बाद हुए नुकसान की भरपाई के लिए
केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। गृह मंत्री ने राज्य के लोगों की सलामती की दुआ भी मांगी। साथ ही केंद्र की ओर से मिल रहे सकारात्मक और सहयोगात्मक रुख के बाद मुख्यमंत्री जोरामथंगा ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि 12 घंटे के भीतर 2 भूकंप ने मिजोरम को हिलाकर रख दिया। संबंधित विधायक और जिला प्रशासन द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है। संयोग से किसी के हताहत होने की अभी तक कोई सूचना नहीं है। मदद के आश्वासन के लिए माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री को धन्यवाद। दिल्ली में कोरोना संकट से निपटने के लिए कंटेनमेंट जोन का नए सिरे से परिसीमन होगा। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिल्ली में कोविड-19 की कंटेनमेंट रणनीति पर बात हुई। बैठक में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें कंटेनमेंट जोन का नए सिरे से परिसीमन करने का और उसका सख्ती से निगरानी करने के साथ साथ उस पर नियंत्रण के लिए कहा गया है। इसके साथ साथ आरोग्य सेतु की मदद से संक्रमितों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और क्वारंटाइन करना, कंटेनमेंट जोन के बाहर भी हर घर का सूचीकरण और निगरानी, दिल्ली में संक्रमण के फैलाव जांचने के लिए सेरोलॉजिकल सर्वे और 27 जून से 10 जुलाई के बीच 20,000 लोगों की सैंपल टेस्टिंग और फिर उसके बाद नतीजों के आधार पर व्यापक रणनीति बनाने की बात कही गई है। रिपोर्ट में योजना की मंजूरी से लेकर टीमों के गठन और जमीनी स्तर पर कार्रवाई के लिए समय सारणी भी तय की गई। गृह मंत्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस रणनीति को लागू करने की सलाह दी। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि दिल्ली सरकार हर मृतक के संबंध में परिस्थितियों का आकलन करे, तो साथ ही हर मृत्यु की जानकारी केंद्र को मिले। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज एक बार फिर कोविड-19 की भारत में क्या स्थिति है, इसकी जानकारी दी गई है, जिसके मुताबिक अब तक 2,37,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। ठीक होने वाले लोगों की दर बढ़कर 55.77% पर पहुंच गई। अभी करीब 1,74,000 से ज्यादा मरीज संक्रमित हैं, जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। केंद्र सरकार लगातार टेस्टिंग लैब की क्षमता बढ़ा रही है। देश में टोटल लैब्स की संख्या 981 हो गई, जिनमें से सरकारी लैब्स की संख्या 722 है और निजी लैब्स की संख्या करीबन 250 से ज्यादा। खबर वाराणसी से, जहां एमएसएमई मंत्रालय के खादी और ग्रामोद्योग आयोग का सहयोगी संगठन है सेवा आश्रम, जो इन दिनों खादी के कई खूबसूरत और डिजाइनर मास्क बना रहा है और आसपास की जो महिलाएं हैं उन्हें रोजगार भी दे रहा है। वाराणसी से संवाददाता हरिकेश बहादुर गौतम की ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री मोदी जी स्वदेशी की बात करते हैं और स्वदेशी मतलब खादी। एमएसएमई मंत्रालय का खादी और ग्रामोद्योग आयोग, जिससे ये जुड़ा हुआ है सेवा आश्रम, वाराणसी के शहर में ही स्थित है। महिलाएं यहाँ पे काम कर रही हैं। आप देख सकते हैं, मैंने जो ये मास्क लगा रखा है, ये भी, इस पर भी खादी इंडिया लिखा हुआ है। ये बेहतरीन उदाहरण है स्वदेशी का। और इस सेवा आश्रम को जो चलाते हैं, इसके मुखिया हैं, ये प्रवीण सिंह जी हैं। प्रवीण जी, ये मास्क बनाने का जो डिज़ाइनर मास्क, इतने ढेर सारे डिज़ाइनर मास्क आप लोग बना रहे हैं, ये क्या आप मैसेज देना चाहते हैं और किस तरह का खादी और ग्रामोद्योग आयोग आप लोगों को मदद कर रहा है? ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के उपदेश जो दिया था उन्होंने लास्ट अभी, उन्हीं की प्रेरणा से प्रेरित होकर ये खादी को हम लोकल फॉर वोकल और इंटरनेशनल ब्रांड बनाने के लिए इसमें क्वालिटी कंट्रोल करते हुए इसको एक ब्रांड के रूप में भारत में और भारत के बाहर इसको ले जाने के लिए हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं जी। ये महिलाएं हैं जो लॉकडाउन के दौरान भी काम कर रही थी और अभी ये मास्क बनाने का काम कर रही हैं। तो आप जो मास्क बना रही हैं, उससे क्या आपको लाभ हो रहा है और क्या मैसेज है? सर, मैसेज तो बहुत अच्छा मिल रहा है और पर डे का हम लोग डेली का 400, 500, 300 का पर डे का रोजगार भी हम लोग को मिल जा रहा है। और हम लोग लॉकडाउन में जो महामारी से लोग जूझ रहे हैं, उसमें बना के हम लोग को खुशी भी मिल रही है, मदद करने में अच्छा लग रहा है। जहाँ एक तरफ प्रवीण जी ये कह रहे हैं
कि इसको बनाने से, एक लोकल टू ग्लोबल डिजाइन करने से ये चाहते हैं कि ये देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी ब्रांडिंग हो जाए, जैसा कि यहाँ के सांसद और प्रधानमंत्री का भी सपना है। वो वाराणसी के इस जगह से स्वदेशी को आगे बढ़ा रहा है। कैमरा पर्सन पूजा सिंह के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। और कोविड-19 के मद्देनजर जड़ी बूटियों और जो औषधि पौधे हैं उनकी मांग बढ़ गई है। नमामि गंगे योजना के तहत गंगा नदी के किनारे रणनीतिक रूप से औषधि जो पौधे हैं उनका रोपण किया जा रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने एक MOU के जरिए गंगा किनारे जो औषधि के पौधे हैं उनका उत्पादन कर किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास किया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और केंद्रीय कृषि मंत्रालय के बीच हुए एक MOU के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गन्ना मिशन का उद्देश्य है औषधीय खेती के जरिए किसानों की आय को बढ़ाना। MOU के तहत उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 14.96 करोड़ की लागत से 14 औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों की खेती से जुड़े गार्डन प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में वन विभाग के साथ नमामि गंगे प्रायोजिक रूप से गंगा से जुड़े 10 जिलों में 60 क्लस्टर बनाए गए हैं, जिनमें 180 ग्राम पंचायतों की 2500 हेक्टेयर भूमि पर 3,546.59 लाख रुपए की लागत से औषधीय खेती की जा रही है। उत्तर प्रदेश में 17 विभागीय पौद्यालयों और 50 कृषक पौद्यालयों की स्थापना की जानी है, जिनमें लखनऊ का सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स किसानों को औषधीय पौधों की खेती, गुणवत्ता जांच, विपणन की आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। इस योजना से लगभग 7,800 कृषकों को आय का लाभ होगा और उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। कृषि क्षेत्र में अगर हम कुछ सही तरीके से कार्य करें तो हमें गंगा की सफाई में भी मदद मिल सकती है और साथ साथ गंगा नदी में जो फ्लो है, जो हमें इसकी अविरलता के लिए जो हमें पानी चाहिए, उसमें भी मदद मिल सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कई तरह के कार्यक्रम लिए, जैसे कि गंगा के किनारे किस तरह के वन होने चाहिए, तो वनीकरण का कार्यक्रम लिया। और साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो गंगा नदी के किनारे की जो ज़मीन है, अगर हम यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट, औषधि के लिए जो उपयुक्त प्लांट्स हैं, इसको करें तो इससे किसानों के इनकम को बढ़ाने में मदद मिलेगी और साथ साथ हमारी इकोलॉजी भी अच्छी होगी और गंगा की शुद्धता को बहाल करने में भी हमें मदद मिलेगी। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक के मुताबिक हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केंद्रीय वित्त मंत्री ने गंगा किनारे औषधीय पौधों के लिए गलियारा बनाए जाने की घोषणा की है। नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड गंगा किनारे 800 हेक्टेयर भूमि का चयन करेगा। 10 लाख हेक्टेयर भूमि पर अगले 2 वर्ष में जड़ी बूटी का उत्पादन किया जाएगा। अनुमान है कि इससे किसानों को 5,000 करोड़ रुपए की आय प्राप्त होगी। प्रधानमंत्री के अर्थ गंगा मिशन को साकार करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड के साथ मिलकर एक परियोजना पर भी कार्य कर रहा है। हम लोगों ने कृषि मंत्रालय के साथ साथ आयुष मंत्रालय के सहयोग से कई कार्यक्रम लिए हैं और एक कार्यक्रम हम लोगों ने पायलट के तौर पे उत्तर प्रदेश में लिया है, जिसके अंतर्गत हम 10 जिलों में करीब 180 गाँवों में 2,500 हेक्टेयर के ज़मीन में कई किसानों के साथ मिलके हमने एक समेकित मेडिसिनल प्लांटेशन का कार्यक्रम रखा है। इसमें हमने ये भी देखा कि मेडिसिनल प्लांट का डिमांड तो है, लेकिन वो सही तरीके से उपलब्ध नहीं होते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक पूरी तरह से प्रोग्राम करें जिसमें कि किसानों को हम प्लांट किस तरह के प्लांट हों, अच्छी क्वालिटी के सीड उपलब्ध कराएं, उनके साथ साथ उनको स्टोरेज की फैसिलिटी दें और सबसे ज़रूरी है कि उनके लिए हम मार्केटिंग की सुविधा भी लाएं। गंगा बेसिन पर औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों की प्रचुर मात्रा पारंपरिक रूप से ही हो रही है, जिसने गंगा जल को हमेशा पीने योग्य बनाए रखा है। इसलिए गंगा नदी में अन्य नदियों से अधिक ऑक्सीजन भी पाई जाती है। ये योजना गंगा की अविरलता और इसके जलीय गुणों में और वृद्धि करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और अब बात वंदे भारत मिशन की, जिसके तहत किर्गिस्तान में फंसे यात्री आज विशेष विमान से इंदौर के देवी अहल्या एयरपोर्ट पर पहुंचे। किर्गिस्तान के बिश्केक एयरपोर्ट से रवाना हुई
ये उड़ान नई दिल्ली होते हुए इंदौर आई। इस फ्लाइट में विदेश में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी शामिल थे। विशेष विमान से दिल्ली में 23 यात्री उतरे, जबकि 125 इंदौर एयरपोर्ट पर उतरे। इन सभी यात्रियों को अब उनके संबंधित जिलों में क्वारंटाइन किया जाएगा। इस मौके पर सांसद शंकर लालवानी ने भी एयरपोर्ट पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और प्रशासन को जरूरी निर्देश दिए और कहा कि कोरोना से सभी का बचाव और सुरक्षा प्राथमिकता में शामिल है। भारतीय नौसेना का जहाज एरावत कल शाम माले से 198 भारतीय यात्रियों को लेकर तमिलनाडु के तूतीकोरिन के लिए रवाना हो गया। कोरोना संकट में विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत एरावत को काम में लगाया गया। एरावत जहाज 20 जून को माले पहुंचा था, जिसके बाद सभी यात्रियों का मेडिकल चेकअप किया गया। बीते 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के 1,83,000 से अधिक नए मामले सामने आए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यह अब तक का एक दिन में संक्रमित लोगों का सर्वाधिक आंकड़ा है। पिछले 24 घंटों के दौरान ब्राजील ने 54,771, अमेरिका में 36,617 और भारत में 15,400 से अधिक नए केस मिले हैं। विशेषज्ञों के अनुसार व्यापक परीक्षण के साथ साथ संक्रमण में फैलाव की वजह से नए मामलों की संख्या बढ़ रही है। वहीं जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 217 देशों में 89,28,000 से ज्यादा लोग चपेट में आ चुके हैं। दुनिया भर में 4,68,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोविड-19 से सबसे ज्यादा लोग अमेरिका में प्रभावित हैं, जिसमें 22,79,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें करीब 1,20,000 लोगों की मौत हो चुकी है। कोविड-19 के मामले में ब्राजील दूसरे स्थान पर है, जहां कुल मामले 10 लाख से अधिक हो चुके हैं। वहीं 2 लाख से अधिक मामले वाले अन्य देशों में रूस, भारत, ब्रिटेन, स्पेन, पेरू, इटली, चिली, ईरान शामिल हैं। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।